जो आदमी कम पैसा कमा रहा है वो क्या करे? जो हैंड टू माउथ भी है वो अपने सैलरी का 10% भी सेव करते हैं और वो 30 साल तक छोड़ देते हैं, तो 10 साल बाद वो 10% विल बी इक्विवेलेंट टू आज का सैलरी। ओके, जो आदमी कम पैसा कमा रहा है वो क्या करे? तो इसका मतलब जो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोग होंगे, बॉम्बे में होंगे, जो 30,000 की सैलरी कमाते हैं, जैसे तैसे 25,000 चलता है, 5-6 हज़ार रुपये बच जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक रूल ऑफ 72 बताता हूँ। रूल ऑफ 72 ये कहता है कि आप लेट से 12% इंटरेस्ट कमा रहे हो आपके इन्वेस्टमेंट में, तो 72 डिवाइड बाई 12, 72 को आप आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न से डिवाइड करिए, उतने साल में आपका पैसा डबल होगा, राइट? आप लेट से 15% कमा रहे हो तो 72 डिवाइड बाई 15, तो लगभग 5 साल में आपका पैसा डबल होगा। जो 30 साल का बंदा है उसके पास 30 साल है, आप 12% से भी डबल करते हो तो हर 6 साल में डबल होता जाएगा। 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8, 16, 32, राइट? आप कम भी कमा रहे हो, आज जो आप 1 रुपया सेव कर रहे हो वो 30 साल में इट कैन बिकम 32 टाइम्स। चलो इन्फ्लेशन थोड़ा सा ले जाएगा, फिर भी आपका 10 गुना हो जाएगा। जो हैंड टू माउथ भी है वो अपने सैलरी का 10% भी सेव करते हैं और वो 30 साल तक छोड़ देते हैं, तो 10 साल बाद वो 10% विल बी इक्विवेलेंट टू आज का सैलरी, राइट? तो आज थोड़ा सा कोशिश करिए, 10% निकाल के रखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाइए, वो आपको टाइम के साथ देगा। एफडी और बॉन्ड के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? हाँ, इससे पहले मैं थोड़ा सा बॉन्ड समझाता हूँ, फिर मैं एफडी पर आता हूँ। तो एफडी जैसे हमने बोला कि हमने जो लोन दिया है बैंक को, दैट इज़ कॉल्ड एन एफडी, और हर एफडी के लिए एक अकाउंट खुलता है बैंक के पास, उसको एफडी अकाउंट कहते हैं, और बैंक आपसे लोन ले रहे हैं। और बैंक के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स हैं, उनको भी पैसा चाहिए, वो लोग तो एफडी खोल नहीं सकते, आरबीआई अलो नहीं करता, तो उसके लिए उनके लिए बॉन्ड करके एक इंस्ट्रूमेंट है। मान लीजिए आप एक कॉर्पोरेट हो, आपको 1 करोड़ रुपये पैसा मार्केट से उठाना है। आप बोलोगे कि मैं 100 बॉन्ड इशू कर रहा हूँ, हर एक बॉन्ड 1 लाख रुपए का है। ये बॉन्ड जिस बंदे के पास भी होगा, मैं उसको हर महीने 1-1 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट दूंगा और 3 साल बाद वो 1 लाख रुपए लौटा दूंगा, राइट? और मैं एज एन इन्वेस्टर आके वो बॉन्ड खरीदूंगा आपसे, बोलेंगे मैं बॉन्ड होल्डर हूँ और मेरे को सेम एफडी की तरह ही ब्याज आता रहेगा और 3 साल बाद इंटरेस्ट आ जाएगा। बट इसमें एक यूनिक चीज़ ये है कि मैं इस बॉन्ड किसी और को बेच भी सकता हूँ। एफडी में ऐसे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, मैं बॉन्ड किसी और को बेच दूंगा 1 लाख रुपये में, अगले महीने से इंटरेस्ट उनको आना शुरू हो जाएगा। तो बॉन्ड इज ऑल्सो वेरी सिंपल लोन गिवन बाई कॉर्पोरेट टू इंडिविजुअल, और बॉन्ड होल्डर विल गेट द इंटरेस्ट। तो कंपनी के 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक स्टॉक्स, एक बॉन्ड्स। स्टॉक्स में आपको डिविडेंड मिलता है, जैसे कंपनी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, आपका डिविडेंड बढ़ता जाएगा। बॉन्ड में सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 3 साल बाद आपके पैसे वापस, 3 या जो भी टर्म होता है। तो बॉन्ड इज़ अ बेट ऑन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ ए कंपनी। अगर आपको लगता है कि 3 साल तक ये कंपनी टिका रहेगी, उसका बॉन्ड ले लीजिए। आपको लगता है कि यार नहीं, 3 साल बाद ये कंपनी 10 गुना होगा, तो उसका इक्विटी ले लीजिए। तो ये हो गया बॉन्ड। इंटरेस्टिंग। हाँ, बॉन्ड और एफडी में बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि डीआईसी जैसी इंश्योरेंस है नहीं, और दूसरा तो असली खेल आ गया। और दूसरा, जब आप बैंक को पैसा देते हो, बैंक क्या करता है? बैंक ने आपसे 8% पे डिपॉजिट ले लिया, वो 12% पे किसी को लोन दे दिया, और 4% बैंक का मार्जिन है, और वो 12% उसी कॉर्पोरेट को दे रहा होगा। जब आप बॉन्ड खरीद रहे हो, ये बैंक को आपने हटा दिया इक्वेशन से, तो वो जो 4% एक्स्ट्रा है वो आप रख रहे हो, तो आपका रिटर्न भी ज़्यादा है। थोड़ा रिस्क ले रहे हो, रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो डीआईसीजीसी ना होने का जो नुकसान है वो ज़्यादा रिटर्न से कॉम्पेंसेट होता है। तो इसीलिए कोई इन्वेस्टर जब शुरू करता है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, वो पहले तो एफडी से शुरू करिए। अब बॉन्ड में भी थोड़ा रिस्क तो है, हम ऐसे नहीं बोलते कि रिस्क है नहीं, बट 100 रुपये आप एफडी में डालते हो तो 10-15 रुपये बॉन्ड में डाल के देखिए, सो दैट आपका जो कंबाइंड पोर्टफोलियो है उसका थोड़ा सा रिटर्न इंप्रूव हो जाए। और उसमें से 100 रुपये एफडी में, 20 रुपये बॉन्ड में, तो आपका 80% पोर्टफोलियो वैसे भी सिक्योर्ड है कम्प्लीटली, और बाकी 20% में आपके अगर मेरी बैंक मैनेजर ने जैसे समझाया होता तो मैं अब तक इन्वेस्ट कर चुका होता। उससे समझाया, मेरे पल्ले नहीं पड़ा था। ओके, भारत में टैक्स, अच्छा ये जो पैसा मिलता है एफडी में, क्या इसमें भी टैक्स कटता है? हाँ जी, टीडीएस कटता है सबसे पहले एफडी में, उसके बाद आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक ही एक्सेप्शन है, देयर इज समथिंग कॉल्ड टैक्स सेवर एफडी, जिसमें 5 साल का लॉक इन होता है। ये आपका एक 80C करके एक लिमिट होता है, सेक्शन 80C इन इनकम टैक्स।
उसमें अगर उस सेक्शन के तहत आप इसमें पैसा डालते हो तो उस पर आपका टैक्स नहीं कटेगा, बट उस एक्सेप्शन के बिना सब में TDS कटेगा, आपके स्लैब के हिसाब के आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आजकल जेनजी जो है उन्हें कोई आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस दोगे? हाँ, जनजी को बोलता हूँ कि आपके पास बहुत टाइम है तो आप शुरू करिए इन्वेस्टमेंट पहले, स्टार्ट विथ समथिंग और डोंट फोकस ऑन रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स अभी, बिकॉज वो आपको एक लत लग जाएगा एंड वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। मैंने मतलब ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अगर कोई 30 साल का बंदे को देखता हूँ, उसको फाइनेंशियल हेल्थ देखता हूँ, उसका रेस्पेक्ट टुवर्ड्स मनी देखता हूँ, तो मैं एक 70-80% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये 60 साल में इसका फाइनेंशियल स्टेट कैसा होगा। तो जेनजी के पास टाइम है, 30 साल उम्र आने तक आप अपने फाइनेंसेस को इन ऑर्डर में रखिए, आपका सेविंग्स इन्वेस्टमेंट सब एक एटलीस्ट एक स्टार्ट करिए, सो दैट अगले 30 साल का आपको ज़िंदगी बेटर हो। अब मैंने अभी अनिल अंबानी को लेकर अभी हाल फिलहाल में काफ़ी केस चल रहा था और मैं उनके बारे में पढ़ने लगा और आई रियलाइज़ कि जब धीरू भाई अंबानी ने बंटवारा करवाया उनकी डेथ के बाद, जब बंटवारा हुआ, सो ही गॉट $43 बिलियन। या मुकेश साहब का $44 बिलियन थे, क्योंकि आपने ट्रेडिंग भी करवाई, आप इन्वेस्टमेंट भी समझते हो और आप फाइनेंस समझते हो। मुकेश अंबानी ने क्या अच्छा किया जो उनका धंधा चल पड़ा, और अनिल अंबानी कहाँ गलत होते गए कि वो $43 बिलियन से गिरते 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 आज कह रहे हैं कि मैं बैंकरप्ट हूँ, कंगाल हो रहा हूँ मैं? मेरे को लगता है कि दो चीज़ें हैं, मतलब ऑफ कोर्स मैं बहुत छोटा आदमी हूँ उनके सामने, तो मैं दो चीज़ों से बिजनेस, एटलीस्ट हम जो बिजनेस में भी देखते हैं, एक तो एग्जीक्यूशन और दूसरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एग्जीक्यूशन इज़ आप माइन्यूटेस्ट डिटेल में कितना ध्यान दे रहे हो एज द ओनर और एज द हेड ऑफ द कंपनी। एक कंपनी का एग्जीक्यूशन रिगर पता चल जाता है, जो और जनरली हमने ये देखा कि जो कंपनी हाई प्रॉफिट्स में है उसमें थोड़ा सा एग्जीक्यूशन रिगर कम हो जाता है, बिकॉज सब लगता है कि यार सब ठीक चल रहा है, हमारे पास अच्छे धंधे हैं, तो वहाँ पर एक मेहनत में एक 19-20 का फ़र्क आ जाता है। और दूसरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मेरे को एटलीस्ट ऐसा एज एन आउटसाइडर ऐसा फील है कि अनिल अंबानी जी ने जो बाद में बिजनेसेस किए, उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी और रिस्क टेकिंग नेचर थोड़ा ज़्यादा था एज कम्पेयर टू मुकेश अंबानी। बट जैसे पावर में वो थे, अब हाँ। आज उनका ही पावर अडानी पावर हो गया। हाँ, बहुत अच्छा पैसा, पावर में तो काफ़ी ग्रोथ हुई। हाँ, बट वो नहीं चला पाए। हाँ, जियो बाद में आया। हाँ, टेलीकॉम में कितना अच्छा किया, वो CDMA पे ही रह के ख़त्म हो गए। हाँ, सिनेमाज में उनका हमने देखा। हाँ, कार्निवल जो है वो पहले बिग सिनेमा था। हाँ, तो ये सारे वो धंधे जो अच्छे चल रहे हैं आज, हाँ, बट उनसे नहीं चल पाए। हाँ तो आई थिंक, मतलब मेरे को ये लगता है कि जब ये धंधे शुरू हुए तब उसका जो मैथमेटिक्स है वो शायद बैठे थे, बिकॉज ये सारे लॉस मेकिंग बिजनेसेस थे जो बाद में टर्न अराउंड हुए। तो जब आप लॉस मेकिंग बिजनेस शुरू कर रहे हो, स्पेशली पावर या सिनेमास, जो उनकी प्रोडक्शन की कंपनी थी शायद, तो उसमें आप कितना रिस्क ले रहे हो और क्या रिटर्न देख रहे हो, उस पर आई थिंक काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो और कुछ जगह उन्होंने गलतियाँ ये भी शायद मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि जहाँ उनको नॉलेज नहीं थी। हाँ, जैसे डिफेंस में चले गए वो। हाँ, तो हो सकता है कि उन्होंने रिटर्न पहले देखा और रिस्क बाद में देखा। 10 काम करना सही है, एक काम को 10 तरीके से अच्छे से करना सही है? आई थिंक हमारे एटलीस्ट मेरे लेवल पे इट इज़ हेल्पिंग अस टू डू वन थिंग। एक काम पे आप परफेक्शन लाइए, फिर उसके बाद आप दूसरा काम शुरू करिए, वो हेल्प करता है। अनलेस आपके पास इतने रिसोर्सेस है, इतने लोग हैं जो एक एक बंदा एक एक मैनेज करता है, बट इवेंचुअली जो डिसीजन मेकर है वो अगर एक काम पे फोकस ज़्यादा करे तो वो बेटर है। मुकेश अंबानी ने क्या अच्छा किया, बिकॉज लेटर ऑन ही स्टार्टेड रिलायंस डिजिटल, जो बाद का प्रोडक्ट है, रिलायंस जियो, और बहुत सारी चीज़ें बाद में स्टार्ट हुई। हाँ, तो ये कैसे ग्रो, मतलब उन्होंने क्या अच्छा किया होगा, आपका एनालिसिस जो आपने समझा पढ़ा जाना? आई थिंक मेरे को लगता है कि उन्होंने भी एक एक बिजनेस पे एक एक बारे में फोकस किया और उनका टीम बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने अपने टीम को एम्पावर किया और उनका एग्जीक्यूशन एकदम रिलेंटलेस था। हमने जियो देखा ही, अपने सामने बनते हुए देखा एक्चुअली में। हाँ, फ्री में बांट दिया, फ्री में यूज़ कराया, आदत डलवा दी, एक प्लान के साथ आए हैं और उसके साथ तुरंत वो किए, तो उनका एग्जीक्यूशन तो परफेक्ट था। और जो इंडिविजुअल बॉसेस जो ये बिजनेसेस चलाते हैं, तो उनको एम्पावर करना, उनको बनाना, दैट वाज वेरी ओके। लास्ट सेगमेंट एक रैपिड फायर हमने रखा है। हाँ, पहला सवाल तो हमने पूछ ही लिया आपसे कि 1000 रुपये हो तो क्या करें, फिर से पूछ लेता हूँ, 1000 रुपये हो तो क्या करें, FD, शेयर मार्केट या फिर नेटफ्लिक्स? चलो कैटेगरी बता दो, जेनजी के लिए, हमारी एज के लिए और ओल्ड स्कूल के लिए, ओल्ड एज के लिए।
ओल्ड एज के लिए तो नेटफ्लिक्स में करिए, अब टाइम पास हो जाएगा थोड़ा सा। और आपने आई एम अज्यूमिंग अभी तक पैसे बहुत सेव किए होंगे। हाँ मतलब जितना बचा आनंद ले लो। आनंद ले लो। जेनजी के लिए आप एफडी करिए, बिकॉज आपको एक इन्वेस्टमेंट का एक मौका मिल रहा है। नेटफ्लिक्स तो जेनजी एनीवे शेयर करता है, एक बंदे का पासवर्ड 10 लोग यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे एज के लिए मैं कहता हूँ कि आप डाइवर्सिफाई करिए, थोड़ा सा एफडी में डालिए, थोड़ा सा इक्विटी में डालिए। ओके